apart from the order in which strings are or irrational। तो दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर और प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रियल नंबर को लेके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। इसमें मैं आपके लिए सब कुछ लेके आया हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ। बस आपको करना कितना है कि जब वीडियो स्टार्ट हुई है अगर आप सीरियस हैं अपने 10th बोर्ड्स को लेके तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए। बिना कॉपी पेन के वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज 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 अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए, मेरे साथ इंटरेक्शन बनाइए। हालांकि ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा पर फिर भी इंटरेक्टिव क्लास बनाने के लिए आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए और आइए मेरे साथ चलिए इस चैप्टर के दौर पे और चलिए हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट, फिर एलसीएम एचसीएफ को समझेंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर को समझेंगे, फिर इरेशनल नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एचसीएम और पीवाईक्यूज। ये सब का सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ट्रस्ट में दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रियल नंबर को लेके कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। आपका रियल नंबर बोर्ड के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगा। बस आप अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। चलिए तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है रियल नंबर। कहानी स्टार्ट कहां से होती है? रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर यार? क्या होते हैं रियल नंबर? तो इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। दुनिया का कोई सा भी नंबर जिसे मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। और फैक्ट की बात यह है अभी तक आपने ऐसा कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सकते हो। इवन कि आप √2 √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्लास 9th में सीख चुके हैं, है ना? हर एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। मतलब अभी तक आपने जो भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। अब रियल नंबर होते हैं दो तरह के। एक होता है डेसिमल के साथ और डेसिमल के बिना। डेसिमल के साथ आने पे उनके 3 तरह के केस बनते हैं। कौन से? एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब एक ऐसे नंबर जो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इनका डिवाइड पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए। मतलब 7/2। जब आप 7/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3.5। दिस शोज दैट ये डिवाइड क्या हो जाए? खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा ये क्या है भाई? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए 10/3 ले लीजिए आप। जब आप 10/3 को डिवाइड करेंगे तो 3.3333 ... और ये 3333 आता ही जाएगा। मतलब ये डिवाइड मेरा टर्मिनेट नहीं हो रहा बट इसमें एक सिंगल वैल्यू अपने आप को बार बार रिपीट मार रही है। यानी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरे साथ बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? अच्छा तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही नंबर रिपीट हो रहा और ना ही वैल्यू खुद को रिपीट मारेगी, ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहा, ना ही नंबर्स खुद को रिपीट करेंगे। मतलब एग्जांपल के लिए आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखने हैं। ये जो सारी वैल्यूज होती है ना, √2 √3 √5 √6 √7, ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे ना, जब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना इनके डिवाइड कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही इनकी वैल्यू से रिपीट आती है। तो ये चलता जाएगा, कभी भी इनका डिवाइड खत्म नहीं होता। उसके बाद उसमें कहानी विदाउट डेसिमल में आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या होते हैं? इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 2 3 4 ... एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर बस 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी हमारे
काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का फर्क है, जीरो का। इसमें जीरो नहीं होता और इसमें जीरो होता है। क्लियर है? अच्छा भाई ये क्या है? ये है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर बोले तो देखो ध्यान से इस नंबर लाइन की मदद से समझो, यहां से यहां जितने भी इंफिनिटी तक जाएंगे इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसे समझिए पॉजिटिव लिखा है प्लस वीई। क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव इंटीजर। यहां से इधर जितने भी जाएंगे इंफिनिटी तक इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो क्या जीरो भी एक इंटीजर होता है? बिल्कुल, जीरो भी एक इंटीजर होता है। जीरो इज एन इंटीजर। कैसा इंटीजर होता है भाई? ये होता है न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल इंटीजर होता है। क्लियर? अच्छा इंटीजर अगर सबसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो इंटीजर कैसे ध्यान रखना है? इंटीजर को ध्यान रखना है, इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है। जैसे 35 लिख रहे हैं, इंटीजर है। -35 लिख रहे हैं, इंटीजर है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होती। जैसे 35.5 हो जाता तो ये इंटीजर नहीं है। बस इतनी सी याद रखिए, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही छोटा नंबर हो, प्लस में हो चलेगा, माइनस में हो चलेगा, बस क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। द नंबर शुड बी नॉट इन डेसिमल, नहीं तो वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर आर परफेक्ट नंबर्स। क्लियर है? चलिए अच्छा अब समझिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये दोनों भाई मिलके पता क्या बनाते हैं? ध्यान सुनो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों मिलके बनाते हैं रेशनल नंबर। अब इस पे आगे डिटेल में चर्चा होगी, फिलहाल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बस क्या रेशनल नंबर कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे रेशनल नंबर। अच्छा तो ये क्या है? ये हो गया भाई रेशनल नंबर। तो आपको ध्यान में बिठा लेना है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? वो नंबर जिनकी वैल्यू ना तो डिफाइन होती यानी टर्मिनेट नहीं होती और अपना कोई डिजिट को रिपीट भी नहीं मारते। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो पेज होते हैं वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में। टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले किसमें आते हैं? रेशनल नंबर में। क्लियर? सिंपल, आसान। अब आता है प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम। इन तीनों को समझते आइए। क्या क्या? प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम। ठीक है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर होते हैं, हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वन इज वन एंड सेकंड इज इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। आप देखो 2 का कौन फैक्टर है? एक 1 एक 2। 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से हो रहा और एक 2 खुद से हो सकता है। क्लियर है? 3 किससे हो सकता है? एक 1 से हो रहा है 3 से हो रहा। 5 किससे हो रहा? एक 1 से हो रहा है 5 से हो रहा। 7 किससे हो रहा? 1 से और 7 से। ऐसे 11 किससे हो रहा? 1 से और 11 से। तो जो नंबर सिर्फ दो ही चीजों से डिवाइड हो सकते हो, एक किससे? 1 से और एक खुद से, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर? सिंपल है, आसान। तो भाई कंपोजिट क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा होते हैं। हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट कहते हैं। मतलब जैसे 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो हो रहे हैं ना दो से ज्यादा फैक्टर, 3 हुए ना, तो इसलिए क्या है? कंपोजिट। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। 4 कंपोजिट। ये 1 से हो रहा, 2 से हो रहा और 4 से हो रहा। These number are composite. Prime number have only 2 factors. Composite number have more than 2 factors. Co-prime क्या होते हैं भाई?
को प्राइम होते हैं जिन दो नंबर का एचसीएफ क्या हो 1। जब दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तो क्या कहलाते हैं को प्राइम। मतलब 6/7 ले रहा है, 6/7 ले रहा है और 6 और 7 में कुछ और कॉमन आ रहा है। मतलब 6 और अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखूं तो क्या आएगा 6 इंटू में 1, 7 के फैक्टर्स लिखूं तो 7 इंटू में 1। इसमें देखो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा तो एचसीएफ कितना हो गया 1। तो जिन वैल्यूज का जिन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या आता है 1 वो क्या कहलाते हैं को प्राइम। क्या कहलाते हैं को प्राइम। यहां जो समझने वाली बात एक छोटी सी ये है कि मुझे बताओ 1 किसमें आएगा। 1 जो है प्राइम है या कंपोजिट है। जो 1 है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो आंसर है 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ध्यान समझिए 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। क्यों भाई? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है दो फैक्टर होने चाहिए। देखो 1 के दो फैक्टर नहीं है। 1 का एक ही फैक्टर है जो 1 खुद है। 1 का एक ही फैक्टर है जो 1 खुद है। अच्छा, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन रहती है मोर देन 2 फैक्टर। भाई 2 से ज्यादा कहां जब बेचारे एक ही है। तो इसी वजह से ये नंबर ना तो प्राइम की कैटेगरी में फिट बैठा ना ही ये नंबर कंपोजिट की कैटेगरी में फिट बैठा। इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ध्यान रखनी ये बात। अच्छा, और क्या याद रखना है? और आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। धरती पे पाया जाने वाला एक ही प्राइम नंबर इवन है जो कि 2 है। इसके बाद इनफाइनाइट तक आप जाओगे कोई भी नंबर आएगा वो ऑड होगा, यानी कोई भी प्राइम नंबर आएगा वो ऑड होगा, इवन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑड नहीं होगा तो इवन होगा और इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो धरती पे प्राइम नंबर में इवन की फॉर्म में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बारी है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा है? HCF मींस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड जीसीडी। बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कहीं आपको मिल जाए जीसीडी तो आप कंफ्यूज मत होना। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF का ही सिनोनिम्स है। अच्छा, तो होता क्या भाई? एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है। इन दोनों का मुझसे HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर। ध्यान समझना, वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डिवाइड कर दे। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डिवाइड कर दे। तो 6 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 1 तो 6 का क्या आ गया 2 3 और 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 2 क्लियर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 2। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे रहा और वो 8 को भी डिवाइड कर दे रहा। और ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब कॉमन सेंस से पढ़ना। 16 और 48 का HCF क्या होगा? 16 का और 48 का HCF क्या होगा? 16 और 48। ध्यान समझिए, लॉजिक समझिए कि भाई 16 और 48 में से कौन से दो नंबर है जो डिवाइड कर देंगे सबसे बड़े नंबर? तो ध्यान सुनो, 16 खुद को डिवाइड कर सकता है, 1 आ जाएगा। 16 48 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 आ जाएगा। तो 16 और 48 का HCF क्या हो रहा? 16 और 48 का HCF क्या हो रहा? 16। आप निकाल के इस पैटर्न से रहेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 16। मैं लॉजिक से सोचना सिखा रहा हूं। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या कहलाता है? HCF। मैं आपसे 24 और 8 का HCF पूछूं, क्या आएगा आंसर? 8, क्योंकि 8 की टेबल में भी आता है और 8 24 की टेबल में भी आता है। तो इसलिए HCF क्या होगा? 8 को भी डिवाइड कर दे रहा और 8 24 को भी डिवाइड कर दे रहा। क्लियर? पक्का? चलिए अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या चलो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है भाई? ध्यान समझिए, आप 2 और 3 ले लेते हैं और इसका एलसीएम डालते हैं।
आप सिंपल मल्टीपल लिखिए। क्या लिखिए? मल्टीपल। 2 4 6 8 और 10 डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। 3 का लिखिए। 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। ये 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल। अब वो सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में हो, कॉमन हो, तो ये देखिए ध्यान से 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? वो सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में था, कॉमन था, वही क्या होता है? एलसीएम। वही क्या होता है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? जैसे मैं फिर से वही 16 और 48 का एलसीएम पूछूं आपसे। 16 और 48 का एलसीएम आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। एलसीएम क्या होगा? 48। क्या होगा? एलसीएम 48। कैसे? 16 का टेबल लिखिए। 16 32 48 डॉट डॉट, और 48 का क्या आएगा? 48 इंटू में 96 और डॉट डॉट डॉट। पर आप देखिए आ गया ना कॉमन। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाता है वही क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। में से प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा आपको, एलसीएम और एचसीएफ को, दोनों को ध्यान समझना। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? देखिए क्या लिया। Every composite number can be written or factorized as the product of its primes, and this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. क्या रहा है? दुनिया के किसी भी कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे 32 एक कंपोजिट नंबर है। हाँ है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है, बिल्कुल कंपोजिट है। क्या रहा है? इसे हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 16 8 4 1। तो इस 32 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और आपको पता है ये 2 2 2 2 क्या है? सारे प्राइम नंबर है। क्या है? सारे प्राइम नंबर है। तो ये लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या फिर फैक्टराइज कह लो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा किसी भी नंबर के लिए, वैसा कोई और नंबर के लिए नहीं होगा। क्लियर? क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की मदद से या उसकी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो यूनिक होगा सिर्फ उसी नंबर के लिए, वैसा रिप्रेजेंटेशन किसी और नंबर के लिए नहीं होगा। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बारी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। बच्चों वाला है, बहुत छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन लाया हूं आपके लिए। और बेसिक से देखिए, बेसिक से ध्यान से क्या करते हैं हम भाई। 140 लिखा हुआ है, 2 से जाएगा 70 पे, 2 से जाएगा 35 पे, 5 से जाएगा 7 पे, 7 से जाएगा 1 पे। ध्यान सुनो, जो गड़बड़ रहते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, जब कोई नंबर बड़े नंबर से जा रहा हो, तो बड़े नंबर से काटना नहीं होता। ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर ये 5 से जा रहा था, यहाँ से 7 से कट सकता था, पर मैंने 7 से नहीं किया। आपको तब तक उससे बड़े नंबर पे नहीं जाना है जब तक उससे छोटे से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। आइए 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखिए किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। अगला 1562, 1562, 1562। ठीक है, पहले 2 से आएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16,
2 6 जा 12, फिर 2 से आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। क्लियर। अब 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर। अब ये 131 किसी से जा रहा है, 7 से 7 61 नहीं जा रहा, 13 से नहीं जाएगा, 17 38 नहीं। अब ये 131 किसी भी नंबर से जाएगा तो 131 1 से जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट। क्लियर है पक्का। नेक्स्ट देखिए 3825, 3825। अभी ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सारे नंबर को प्लस कर देना, सारे नंबर को प्लस कर देना। अगर पूरा सब नंबर जोड़ने पे जो आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कैसे, इसे समझिए, 3 8 2 5, इसको जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो कितना आया 18, प्लस करने पे कितना आया 18। 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। कैसे, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 से दिया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब फिर से चेक करते हैं, देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर। अब फिर से चेक करो, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 को हो गया 17 आ जाएगा और 17 बन जा 17। क्लियर पक्का, सिंपल है। 5 0 0 5, 1 से कर दीजिए, ठीक है, कितना आ गया 1001। अब आ जाए, ये समझिए 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 से दिया, हाँ 7 से ले जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा। इसके बाद ये होगा 13 से, 13 1 जा 13 1 जा नहीं 11 से भी हो जाए ना, चलो 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। ठीक है। अगला 7 4 2 9, लास्ट में और डिजिट 2 से तो नहीं होना, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। इसके बाद 5 से भी नहीं हो रहा, ये 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 11 7 जा 11 से 66, 66 और ये से दे रहा कैरी नहीं, से उससे भी नहीं हो रहा। 13 से करके दे दें, 13 से हो जाएगा। 7 4 2 9, 13 25 65, 9 2 13 7 91, 13 से भी नहीं हो रहा, किस हो रहा है 17 से हो जाएगा क्या। 7 4 2 9, 17 17 4 जा 68, कितना आ गया 6 2 आ गया, 17 51, ये आ जाएगा 9 2 11। 17 से हो रहा है भाई, 17 से हो रहा है। देखो 17 कितना आ जा रहा है, 17 4 जा 68 और फिर इस पे चले आएगा तो कितना हो जाएगा 62 और 17 3 जा और उसके बाद ये इसे क्या देगा तो 17 27, ठीक है 17 7 जा। उसके बाद ये नंबर इससे होगा 437 को भी आपको चेक करना पड़ेगा। 17 2 जा 34 7 7
नहीं, अब 17 से जाएगा, 19 से जाएगा, 19 से 19 टू जा 30, हाँ 19 से चला जाएगा भाई, 19 टू जा 38, 38 को 5 से दे देगा, 19 3 जा 27, फिर 9 फिर 23 से आएगा 23 बन जाओ। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस वाले क्वेश्चन को तो आप याद ही कर लेना, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है एनसीईआरटी लाइए डिटेलली फंस सकता है। ठीक है, चलिए अगला, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 14। फाइंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 14। तो 12 और 14 का एलसीएम, तो आप जो है क्या करना है, सिंपल से ये लिखा 12, इधर लिख दिया 14, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। फिर इधर 2 से 7 और 7 से 1, क्लियर, सिंपल। अब क्या करना है, यहाँ लिखा 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 14 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ के लिए क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके लिख दो, क्लियर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, जो 2 यानी जो एचसीएफ आया है उसको लिख दो, और जो जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है। जो एचसीएफ आया उसे लिख दो और जो बचा हुआ है पूरा उसे लिख दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ये हो गया इसका एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 30 एंड 300। 30 और 300 का एलसीएम, 30, 2, 15, 3, 5 और 5 बन जा। 300 का 2 से 150, 75, 25, 5, 5, क्लियर। 30 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 300 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या जा रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बोले तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, एलसीएम क्या हो गया 30। एलसीएम के लिए जो एचसीएफ आया है उसको पूरा लिख दो, जो एचसीएफ आया है उसको पूरा लिख दो और जो बचा हुआ है वो भी लिख दो। 32 जा 60 और 65 जा 300, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ट्री। आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल से 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 35। तो यहाँ चले दे रहे 35 चले दे रहे। फिर आपको 35 और 3 का एलसीएम निकालना है। 35 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 105, कितना 105, सिंपल वैसे निकालना। 3 का फिर 5 35 का 5 7 ऐसे करके निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ, तो 3 और 35 का एलसीएम कितना आएगा 105 ही आएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 72 एंड 432। अब 3 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसे समझिए। आपको तीनों का इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 36, 2 से रहेंगे 18, फिर 2 से रहेंगे 9, फिर 3 से रहेंगे 3, फिर 3 से रहेंगे 1, क्लियर। नेक्स्ट कौन है 72 है, 2 से रहेंगे 36, 2 से रहेंगे 18, फिर 2 से रहेंगे 9, फिर 3 से रहेंगे 3, फिर 3 से रहेंगे 1, सिंपल। अगला है 432,
2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 6, 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब 36 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 72 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 432 को लिख सकते हैं 4 बार 2 3 बार 2, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर? अब कॉमन देखिए क्या कह रहा है, 8 बार ये 2 कॉमन आ रहा है, 8 बार ये 2 कॉमन आ रहा है, 8 बार ये 3 कॉमन आ रहा है, और 8 बार ये 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 2 3 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आ गया HCF? 36। अब LCM की बारी है। 36 एज इट इज लिख दिया, और बचा हुआ क्या है, इन दोनों को कॉमन लेके लिख दीजिए 2। बचा हुआ क्या है, 2 इंटू में 3, एक इसका 2 आ गया, एक ये वाला 2 आ गया, एक ये वाला 3 आ गया, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 जा 72, 7 यहाँ पर, 12 3 जा 36, 36 और 7 42, नहीं 43, सॉरी, है ना। कितना आ जाएगा, 432। कितना आ जाएगा, 4 मिट जा, हाँ 432। कितना आ जाएगा, 432। क्लियर? पक्का समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रिलेशनशिप है एलसीएम और एचसीएफ में? क्या एचसीएफ और एलसीएफ के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है? अगर रिश्ता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो भाई रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, मान लीजिए ए है और बी, ये दोनों कोई नंबर है, कोई भी दो नंबर है, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, और कुछ मत कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, और वो जो दो नंबर थे ना, उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कीजिए, और आपको क्या मिलेगा कि नंबर को मल्टीप्लाई करने पे और उनके एचसीएफ और एलसीएम के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी, यानी जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम। तो आपको इसे ऐसा फॉर्मूला याद करना है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये उन दोनों का एलसीएम, ये उन दोनों का एचसीएफ। तो 1 2 3 4, हमारे पास कितनी चीजें हैं, 4 में से हमें कोई तीन चीज देता है, कोई भी तीन चीज दे रहा और एक चीज पूछ ले रहा। मान लीजिए क्या पता दो नंबर जे एलसीएम एचसीएफ दे दे, उसमें से एक नंबर दे दे, आपसे दूसरा नंबर पूछ ले। क्या पता दो नंबर जे एलसीएम एचसीएफ दे दे, दूसरा नंबर हटा दे, पहला पूछ ले। क्या पता दो नंबर दे दे, एक का एलसीएम दे दे, उसका एचसीएफ पूछ ले। तो चारों चीज में से कोई एक चीज हटा के तीन चीज दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। तो यानी मुझे इतना पढ़ के ये पता चला है कि उसने मुझे एचसीएफ दे रखा है, कितना, 27, एंड देयर एलसीएम इज 162। भाई एलसीएम भी दे रखा है 162। इफ वन नंबर इज 54, और कह रहा है उसमें से एक नंबर 54 है, तो आप बताइए दूसरा नंबर कितना है। तो हम जानते हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें वैल्यू डालिए, a की जगह डाल दीजिए 54, b हमें नहीं पता है, एलसीएम 162, एचसीएफ 27। अब इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो 162 मल्टीप्लाई 27,
अपॉन में 54। 27 1 जा, 27 2 जा, 2 1 जा। तो दूसरा नंबर जो है वो क्या है 81। दूसरा नंबर क्या है 81। क्लियर। चलिए अगला देखिए एलसीएम ऑफ 77। इसे पढ़ना सीख लीजिए, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इसे समझिए। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर, ये जो अंदर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, नंबर। यानी इसे अब मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो मुझे दे रखा भाई ए दे रखा है 77 जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर 99 है, और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है 693 है, और आपसे पूछ क्या रहा है एचसीएफ। तो अभी अभी हमने पढ़ा दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट। दोनों नंबर कितने हैं, एक नंबर है 77, एक नंबर है 99। एलसीएम 693, एचसीएफ नहीं पता तो इसको इधर भेज दीजिए 77 इंटू में 99 अपॉन में 693। ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। क्लियर। अब जाएगा किसी से 7 से चला जाएगा, 7 1 जा, 7 1 जा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 33 से 33 चला गया। एचसीएफ कितना आ गया 11। कितना आ गया 11। एचसीएफ कितना आ गया हमारा। क्लियर, पक्का। चलिए अगला देखिए एलसीएम ऑफ 32। ये 32 है यार, ये 32 है और यहां पर भी 32 आएगा और ये 9 है। मैं आपको ऐसे लिख के देता हूं। देखिए एलसीएम ऑफ पहला नंबर 32 है, दूसरा नंबर 9 है। नहीं एलसीएम एचसीएफ, अच्छा ये गड़बड़ है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं फिर से, ठीक है। एलसीएम ऑफ, ये हटा दीजिए, भूल जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 32, ए इज 64 एंड एचसीएफ, इसे भूल जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 32, ए 4। ठीक है। यानी पहला नंबर जो है वो 32 है, जो दूसरा नंबर हम मान रहे थे वो, अच्छा इसमें ए दे दिया है, चलिए अब बी को ही 32 मान लेते ना। मान लीजिए पहला नंबर ए ही है और दूसरा नंबर हमें 32 दे रखा है। क्लियर है। अब उन दोनों का एलसीएम दे रखा है 64। एलसीएम कितना दे रखा है 64। एचसीएफ कितना दे रखा है 4। ए मल्टीप्लाई बी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ए कितना है पता नहीं, बी कितना है 32, एलसीएम कितना है 64, एचसीएफ कितना है 4। इसको इधर भेज दीजिए 64 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 32, 32 1 जा, 32 2 जा। तो यानी पहला नंबर कितना है 8। पहला नंबर कितना है 8। ध्यान रखिए 4 में से 3 देगा 1 पूछ लेगा, 4 में से 3 देगा 1 पूछ लेगा, 4 में से 3 देगा 1 पूछ लेगा, बार बार घुमा घुमा के यही कर सकता है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ LCM and HCF of second smallest prime number and second smallest composite number is। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल है सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है कौन सा है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं भाई। तो कहानी स्टार्ट 1 से नहीं होती, 2 से होती है। अब 2 है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, पर इसने सेकंड स्मॉलेस्ट बोला है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 3। तो एक नंबर तो हमें मिल गया 3 है, चलिए 3 लिख लिया। अब सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। क्या होता है 4, पर उसने पहला तो बोला नहीं, तो दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है 6। क्या होता है 6, तो यही वाला इसने बोला है, तो हमें दोनों नंबर मिल जाए 3 और 6। अच्छा करना क्या है, द रेशियो ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम अपॉन एचसीएफ डालना है। हमें क्या डालना है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और 3 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ डाल दीजिए। अब 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा 3 × 1। 6 का करेंगे तो 2 × 3 × 1। इसमें कॉमन आएगा ये, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 3, एलसीएम कितना हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। एलसीएम के लिए आपको HCF एज इट इज लिखना होता है और जो बचे हुए नंबर होते हैं वो एज इट इज लिखने होते हैं। हम 1 लिखते पर 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, नंबर खुद ही आ जाता, इसलिए हमने 1 लिखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। कितना आया आंसर? 6। क्लियर। अब एलसीएम कितना है? 6, एचसीएफ कितना है? 3, 3 1 जा 3 2 जा 2/1। ये चाहता है हम इसे रेशो के फॉर्म में लिख दें तो लिख दीजिए 2:1। सिंपल, आसान है, बढ़िया। चलिए अगला, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ये एंड ये, ठीक है, व्हेन p and q are 1 प्राइम नंबर देन फाइंड द एलसीएम ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ऐसा क्वेश्चन जब वेरिएबल में फंसेगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है a की वैल्यू कितनी है? p² q²। इसे तोड़ के लिखिए। कैसे? p मल्टीप्लाई q। सिंपल। b को तोड़ के लिखिए, 3 बार p 2 बार q। अब बारी है HCF की, तो 8p ये रहा कॉमन, 8p ये रहा कॉमन, 8q ये रहा कॉमन, 8q ये रहा कॉमन, तो HCF कितना हो गया? 2 बार p 2 बार q, तो 2 बार p p² q²। क्लियर। अब बारी एलसीएम की है। एलसीएम के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, HCF को एज इट इज उतार के लिख दीजिए, p² q²। बचा क्या क्या है? सिर्फ एक p बचा है, तो उस p को भी लिख दीजिए, तो HCF क्या हो जाएगा? p³ q²। क्या हो जाएगा? p³ q²। बढ़िया। चलिए अगला देखिए, अगली एक्सरसाइज है हमारी रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर पे बात कर चुके हैं। क्या होते हैं रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और p and q क्या होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। p and q क्या होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम मतलब इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, और नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पक्का ये नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। आइए क्वेश्चन की लाइन लाएं। टू चेक वेदर द p by q इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा ऐसा समझिए कि मैंने आपको कोई रैंडम सा नंबर दे दिया, मान लीजिए 64/17 दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या ये कभी टर्मिनेट हो रहा, क्या ये कभी खत्म हो रहा या नहीं हो रहा? या टर्मिनेट हो रहा या नहीं हो रहा, ये सवाल है। अब इस बात को ध्यान समझिए कि देखिए, हाँ रेशनल नंबर में 2 तरह के नंबर आते हैं। एक कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। सिंपल, जैसे 7/2। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ रिपीटिंग। कौन सा नंबर आता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 10/3, इसका आंसर क्या आता है? 3.3333। और दूसरा क्या आता है? टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, अब दिया हुआ नंबर रेशनल है, अब मुझे चेक करना है कि वो इस वाले डिपार्टमेंट का है या इस वाले डिपार्टमेंट का है, यानी टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब मेरे पास एक तरीका तो ये मैं पूरा डिवाइड करके चेक करूं, और मान लीजिए ये 8 वेरिएबल के बाद 8 डिजिट के बाद अगर टर्मिनेट होता है, मान लीजिए 8 डिजिट के बाद या 11 डिजिट के बाद टर्मिनेट होता है, तो क्या मैं 11 डिजिट तक डिवाइड करता जाऊंगा? अब इसे मैं ऐसे 64 लिख के 17 से करता जाऊंगा, तो आंसर है नहीं। हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं हो रहा। तो एक टेक्निक क्या है, इसे समझिए। सबसे पहले फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्यू बोले तो जैसे 16/42 दे रखा है, ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आए, अगर प्राइम फैक्टर करते टाइम 2 और 5 के अलावा कोई भी एक और डिजिट आ गई, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक और डिजिट आ गई तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। सॉरी, वो टर्मिनेट, हाँ सही बोला था, अगर कोई और भी डिजिट आ गई तो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, और सिर्फ 2 और 5 रहे
तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ध्यान रखने वाली बात है, आपको दिए हुए डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दो ही नंबर अलाउड है, एक 2 और एक 5, एक 2 और एक 5। क्लियर? चलिए, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं कैसे करना है। ठीक है, ये एग्जांपल है 17/19 था, हमने नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देखिए 2 आया, 5 आया, और देखा आपने 3 भी आ गया, और 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? जैसे 41/1000 दे रखा है, तो हम क्या उठा लेंगे? 1000 उठा लेंगे। तो 1000 उठाएंगे तो आ जाएगा आपका 500, 250, 125, 25, 5, 1। सिंपल। अब इसे देखिए, अब आप लिख देते हैं, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 1000 is of the form of 2 to the power m into 2 to the power n, form of 2 to the power m, 5 to the power n, so it is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 2 और 3 बार 5, और इसमें मात्र 2 और 5 है, इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर? अगला देखिए, अब आपको एक रेशनल नंबर देखना है √2 और √3 के बीच में। √2 और √3 के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर लेना है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस जानने के लिए है। आपको √2 और √3 की ना डेसिमल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर आपको डेसिमल फॉर्म पता है, आप इसके बीच में 8 नंबर पूछ रहा है, कितना नंबर? 8 नंबर पूछ रहा है, आप 10 नंबर लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 अप्रोक्सीमेटली होती है, और 1.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी होती है। अब इसके बीच में देखिए 4 और 7 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 1.5 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 1.61 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख दीजिए, सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के। क्लियर? चलिए अगला, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर ये विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को समझिए। क्या लिखा है कि भाई जो 43 अपॉन में 24 इंटू में 5 की पावर 3 है, ये कितनी डिजिट के बाद, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। अब 43 है, ठीक है? अब नहीं यार, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ये सुनिए सुनिए, ये लिखा हुआ है 43 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3। ये 24 नहीं है, 2 की पावर 4 है, ठीक है? अब देखिए इसे, देखिए फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, मतलब टर्मिनेट हो रहा ही होगा। अब ध्यान से सुनिए टेक्निक कैसे करना है इसे। ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 3 है। काश नीचे एक और 5 होता और पावर दोनों की सेम हो जाती, तो एक और 5 ले आएंगे हम। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है नीचे पावर 1 है और नीचे बेस में मल्टीप्लाई है, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 43 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 1 यहाँ पर, 5 4 जा 20 और 21। ये 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 4, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m क्या हो जाता है? ab की पावर m। मतलब यदि बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक बार लिखी जाती है। फिर से सुनो, अगर बेस डिफरेंट हो
पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक बार लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर 215 लिखेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर ऊपर आ जाएगी। तो 215 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 की पावर 4। तो 215 इसके नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, सिंपल। अब आपको पता है जितने जीरो हैं उतने पॉइंट लगा दीजिए, 4 डिजिट चाहिए। तो एक तो 5 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, जीरो लगा दो, पॉइंट 0। तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, 4 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट। क्लियर है, पक्का। चलिए अगला, चेक वेदर 4 की पावर n and where n is a natural number can end with digit 0 for any position। ये कह रहा है कि भाई मैं 4 की जगह 1 डालूंगा, क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की जगह 2 डालूंगा, क्या आएगा, 16 आएगा। 4 की जगह 3 डालूंगा, कितना आएगा, 64 आएगा। 4 की जगह कुछ भी डालूंगा, क्या कभी कुछ ऐसा नंबर आएगा जहां पे यूनिट डिजिट पे 0 आए। n की जगह क्या मैं कोई ऐसा नंबर डाल सकता हूँ जहां पर यूनिट डिजिट की जगह 0 आ जाए, कभी ऐसा आएगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो नंबर दे रखा हो ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 4 है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आ गया और 2 आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 4 का 2 इंटू 2। सेम वही लॉजिक, अगर 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 इसमें 2 और 5 दोनों आया होता, अगर इसमें 2 और 5 दोनों आया होता तब तो ये पॉसिबिलिटी थी कि कोई ये नंबर ऐसा आता ये 0 आ जाता। क्योंकि इसमें 2 है पर 5 नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी डिजिट भर दो कभी 0 नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 is not of the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, therefore it can never end with digit 0। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए कभी भी ये 0 यूनिट डिजिट के साथ एंड नहीं करेगी। क्लियर, अच्छा। चलिए, शो दैट द एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और सेम चीज लिखनी है कि क्योंकि 2 और 3 आ रहा है इसलिए ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, सेम ये आंसर लिखना है। Since prime factorization of 6 is not of the form of 2 की power n into 5 की power n, therefore it can never end with digit 0। Clear? अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Without actually performing the long division method, state whether the rational number ये will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। क्या है भाई, यूनिट आपको पता है ना, डिनोमिनेटर उठाना है आपको। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 10,500। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप 2 से कर दिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से 2 कीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चैप्टर में ले जाए, पूरे सम को पूरे डिजिट का सम कीजिए। अगर वो सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। 17 इज नॉट टर्म इन टेबल ऑफ 3, देयरफॉर ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कैसे यूज करेंगे, 5 से। 5 9 जा 45, 1 दे दिया, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25। क्लियर। अब फिर से 5 से रहिए, 5 1 जा, इसे 4 दे दिया, 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर से 5 से रहिए, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और फिर ये 37 से ही हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका 10,500 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 8 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 37। कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आ गया, 37। और 37 आने की वजह से मुझे पता चल गया कि ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस नंबर में 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक 2 और एक 5।
2 और 5 के अलावा कोई भी एक और नंबर आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट देखिए, इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट नहीं होते उन नंबर को क्या कहता है? इरेशनल नंबर। क्या है भाई? देखिए डॉट 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 डाल के लिखा हुआ है ना कि नया नंबर हर बार आता जा रहा है, तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस शब्द को पढ़िए, ये क्या लिखा है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जबकि √4 का आंसर क्या आएगा? √4 का आंसर आएगा 2, तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये जो √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, ये सब जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इनका आंसर कभी लाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। क्या कहता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? और ध्यान रखने वाली ये बात ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ध्यान से सुन लो, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पर 22/7 इरेशनल नंबर नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है पर 22/7 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, वो तो हम एज्यूम करते हैं। असल में पाई की वैल्यू जो होती है 3.124857 डॉट 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 करके आती है। तो ध्यान रखना है, पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 इरेशनल नंबर नहीं होता। क्लियर है? पक्का? आगे देखिए भाई, अगर दो रेशनल नंबर को, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? एक इरेशनल नंबर मिलता है। ध्यान रखना, एक रेशनल और इरेशनल जोड़ के क्या मिलता है? हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल में से इरेशनल जाएगा तो क्या मिलेगा? तो भी एक इरेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा इरेशनल नंबर। नहीं यार, गलत लिखा हुआ है, इसमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। इसमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए 3√5, 4√5, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 12, √5 इंटू √5 5 हो गया, कितना आ गया? 60। क्लियर है? अच्छा, अब इसे लीजिए 3√5, इसको लीजिए 4, 4 3 12√5। ये क्या आया है? एक इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर। क्या है? तो कभी कभी रेशनल आ सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इरेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल, इसमें भी सेम होगा, कभी कभी इरेशनल कभी कभी रेशनल। इसे समझिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अच्छा, 2 - √3 ये कैसा नंबर है? ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अच्छा, अब ये इरेशनल नंबर है तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को जरा ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 2 + √3 + 2 - √3 ऐड किया हमने, √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 4। आपने देखा, हमने दो इरेशनल जोड़ के क्या ला दिया? रेशनल। दो इरेशनल जोड़ने पे क्या ला दिया? रेशनल। ऐसी अगर मैं यहां पर प्लस लगा देता और 2 फिर प्लस करता इसको, 2 + √3 + 2 + √3, 2 2 जा 4 और √3 2√3। अब ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो आपने दोनों एग्जांपल देखिए, तो दो इरेशनल को जोड़ने पे
रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ध्यान रखना ये बात, क्लियर। चलिए आगे देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल, इसमें से बताना है रेशनल और इरेशनल कौन है, ठीक है। तो भाई मैंने अभी बताया आपको 22/7 रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर है। देखिए इस बार में मतलब है ना कि यही वैल्यू जैसे जो लिखा हुआ है ना 3.14857 फिर 141,857, चलिए फिर से लिखता हूँ मैं, याद देखिए 3.141,857 क्या आ गया, फिर से क्या आ जाएगा 141,857 फिर 141,857, ये एक ही पैटर्न, एक ही नंबर बार बार खुद को रिपीट मार रहा है। और ये बात किसमें होती है, रेशनल नंबर में, किसमें होती है, रेशनल नंबर में। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, अभी बताया मैंने, पाई इरेशनल नंबर है पर 22/7 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए पहले 1 2 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 है, और ये डॉट डॉट जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब इरेशनल नंबर है। 5.6363 ये खत्म हो गया, मतलब रेशनल नंबर है। √3 स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या होता है, ये इरेशनल होता है, ये भी इरेशनल है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, √21 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, राइट वेदर ऑन सिंपलीफिकेशन गिव रेशनल और इरेशनल, इसको सॉल्व करके देखिए और बताइए रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। चलिए देखते हैं, 2√45 इंटू में 3√20 प्लस है प्लस, टू रूट 45 यानी 2√9 मल्टीप्लाई √5, 45 को तोड़ के लिख सकते हैं √9 √45, इसको लिख सकते हैं 3√5 √4 अपॉन में 3√5 2√5 है, 2√5। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं, यहां से √5 कॉमन ले लीजिए, यहां बचा 2, इसको लिख सकते हैं 3, √9 का मतलब 3 प्लस यहां आ गया 3, √4 का मतलब 2, √5 हमने पहले कॉमन ले लिया, 2√5, √5 से √5 कट गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 12 अपॉन में 2, आंसर आ गया 6, और 6 हमें पता है रेशनल नंबर है, तो इसे सिंपलीफाई करने में हमें क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर मिल रहा है, क्लियर है। अगला देखिए, गिवन एक्सप्रेशन और गिवन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर, उस समय रेशनल अभी दिया मैंने, 2 + √3 2 + √3 और 2 - √3, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, आप दोनों को जोड़ देंगे, 2 + √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 कितना आ जाए 4, और 4 क्या है, रेशनल नंबर है, 4 क्या है, रेशनल नंबर है, क्लियर। चलिए अच्छा भाई, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, अब आपको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, ठीक है। ये बोर्ड वालों का सबसे प्यारा और सबसे चहीता क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आना इस चैप्टर से एकदम कन्फर्म है, मैं 99.9 भी नहीं बोलूंगा, मैं 100% बोल रहा हूँ, एकदम सोच के बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। हम पहले अपने आप को सही मानते हैं, फिर अपने आप को ही झूठा साबित कर देते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन प्रूव करने का, जब आप वो सीख लेंगे तो आपसे चाहे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, √7 आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम एक ही तरीका है। आपको एक क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लेंगे वो आपके टिप्स पे आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा देखिए, स्टार्ट से हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल।
तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे रूट 2 इज रेशनल, ठीक है, रूट 2 रेशनल है। अगर रूट 2 रेशनल है तो रूट 2 को हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। फिक्स स्टेप है, आपको याद कर लेने हैं। अगला स्टेप क्या है, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए, इस 2 को नीचे, ये इधर क्यू स्क्वायर, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक थ्योरम समझनी है, तो मैं देखो, जैसे 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर कोई नंबर किसी नंबर के जैसे 4 है, 4 इसके 64 को डिवाइड कर रहा है, 4 64 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 8 को भी कर देता है। यानी जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी करता है। यहाँ पर लिखना क्या है आपको, हेयर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो इट डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। अब नाउ लेट p बराबर 2m, p बराबर 2m, और आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और इसी इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये इस वाली इक्वेशन में बढ़ते ही 2 p की जगह 2m भर दीजिए, तो 2m का होल स्क्वायर अपॉन में क्यूब, तो 2 ये हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन में क्यूब स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर 4m स्क्वायर। अब इस 2 को, इस 4 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये 2q स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में m स्क्वायर, 2 बन जा 2 2 जा, तो क्या बचा, q स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर m स्क्वायर। फिर वही लाइन सेम लेती है, हेयर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट डिवाइड्स q ऑल्सो। यहां पर 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो q को भी करेगा देना। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 हो गया, 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, p एंड q के बीच में 2 क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। अगर आपने कहा p और q को प्राइम है, और हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, 2 तो कॉमन फैक्टर है p और q के बीच में, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, ये बात विरोधाभास हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, कि जो हमने पहले बोली थी p और q को प्राइम है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। जो हमने लेट किया था, असल में क्या कर लिया था, गलत लेट कर लिया था, therefore रूट 2 is irrational। क्लियर है बता, ये पूरा का पूरा उस पैटर्न पे किया गया क्वेश्चन है जैसे आपको बोर्ड में करके आना है। क्लियर भाई, यार ये क्या ले रहा है, छोटा हो जाओ। क्लियर, बता लीजिए आप सब।
अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है? अब आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे 5√3 आ गया, 3 + √7 आ गया, या फिर 2 + √3 आ गया, या 3√7 + 9 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को जब इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए आएगा तब कैसे करना है, इस बात को समझिए। क्या करना है? जैसे दे रखा है 5√3, अपने बेसिक स्टेप जैसे थे, लेट 5√3 बी रेशनल। मान लीजिए 5√3 क्या है? रेशनल है। अच्छा, अगर रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3 को लिख सकते हैं हम p/q। यहाँ पे p एंड q क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। और भाई q जो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो भी आपके √3 √4 ये सब दे रखा है उसको इधर छोड़ना है, बाकी सारे नंबर को उधर भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा? p/5q, 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 p/5q। ध्यान से ये यहाँ पर p क्या है? एक रेशनल नंबर है, और नीचे में क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, तो ध्यान से लीजिए, व्हेन वी डिवाइड टू रेशनल नंबर तो हमें क्या मिलता है? वी गेट रेशनल। दिस प्रूव्स कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर आएगा। ये क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर आएगा, ध्यान से सुनना। और ये क्या है? ये तो भाई इरेशनल नंबर है ना, ये तो इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर 3 मतलब इरेशनल हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता, बिल्कुल भी। तो क्या लिखना है? द above equation is not possible, therefore our assumption is wrong, 5√3 is irrational। यानी जो हमने लेट कर लिया था वो असल में गलत लेट कर लिया था। 5√3 क्या है? इरेशनल ही है। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। चलिए अगला देखिए। अगला क्या भाई? अगला है 3 + √7, 3 + √7। चलिए, लेट 3 + √7 बी रेशनल। तो 3 + √7 को लिखा जा सकता है p/q। फिर भाई क्या? p एंड q आर कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने क्या बताया? सिर्फ रूट वाली वैल्यू को, डिजिट को इधर छोड़ना है, बाकी सबको उधर फेंक देना है। तो ये √7 इधर जाके p/q -3 √7 p/q। चलिए इसी में लिख देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये क्या है? p/q क्या है? इरेशनल नंबर। और 3 भी क्या है? इरेशनल नंबर है। अब क्या लिखेंगे? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 रेशनल तो वी गेट रेशनल। जब हम 2 रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? रेशनल मिलता है। इसीलिए ये तो क्या है? इरेशनल है। और ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। अब एक इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो नहीं सकता। क्या लिखेंगे? द अबव कंडीशन is not possible, the above condition is not possible, so our assumption is wrong। जो हमने assume किया था असल में गलत था। 3 + √7 is irrational, √7 is irrational। क्लियर है? पक्का? श्योर? चलिए
अगला √2 प्लस √5, √2 प्लस √5, √2 प्लस √5। ये अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। स्टार्ट वैसे ही करिए, लेट कीजिए √2 प्लस √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं √2 प्लस √5 p/q। इसको इधर भेज देंगे तो √2 p/q माइनस √5। ठीक है, अब क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर हो जाएगा p/q का, चलिए इस टाइम में पूरा ही कर देता हूँ। ये देखिए √2 का स्क्वायर p/q माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5 बाय pq। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, इस माइनस वाले डिजिट को इधर भेजिए, 2√5 p/q p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 2√5 p/q p स्क्वायर q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3। फिर से अब रूट वाले डिजिट को इधर छोड़ना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो ये क्या हो जाएगा √5 p स्क्वायर, एक स्टेप ऑर्डर लीजिए इसमें, 2 इधर ला दीजिए, 2√5 p/q इसलिए p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब इधर √5 को छोड़िए, बाकी सबको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा √5 p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा ये q/p मल्टीप्लाई में 2। इस पूरे को सॉल्व करके आपको मिलेगा एक इरेशनल नंबर और इधर में है एक इरेशनल नंबर। सेम वही बात, एक इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, हम जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग एज्यूम किया है, और जो हमारा √2 प्लस √5 है ये क्या है इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, चलिए अच्छा अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी एलसीएम एचसीएफ पे, उन क्वेश्चंस में या तो आपको निकालना होगा एचसीएफ या तो निकालना होगा एलसीएम, या तो आपको निकालना है एचसीएफ या तो निकालना है एलसीएम। पर दिक्कत ये होती है क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता चलता कि निकालना क्या है एचसीएफ या एलसीएम। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, 98-99% केसेस में ना बात समझ में कैसे आ जाती है, एक वर्ड ऐसे आएंगे जैसे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट। ठीक है, जब ऐसे वर्ड आते हैं तो हमें निकालना पड़ता है एचसीएफ, मिनिमम, लोएस्ट। जब ऐसे वर्ड आते हैं तो हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। तो इन शब्दों से पढ़ लीजिए, 98-90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और जो नहीं होते उसकी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 टैंक कंटेन 504, 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the milk of tank on exact number of times। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान समझिए क्या है। ऐसा समझिए, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कंटेनर है, ये रहा, और एक ये वाला कंटेनर है, ये रहा। ठीक है, मान के चलिए ये कंटेनर 21 लीटर का है और ये कंटेनर 35 लीटर का है, और यहाँ खूब सारे मज्जे पड़े हैं। एक मटका ये पड़ा, एक मटका ये पड़ा, एक मटका ये पड़ा, ऐसे डिफरेंट लीटर के मज्जे पड़े हैं।
कह रहा है वो सबसे बड़ा मड्डा लीजिए, वो सबसे बड़ा मड्डा लीजिए और इन दोनों के जो भी इसमें कंटेंट है उसको मेजर कीजिए, और मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि आप जैसे एक मड्डा, अगर 1 लीटर का मड्डा यूज करेंगे तो आप 21 बार में इसे तौल देंगे और 35 बार में इसे तौल देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हम 1 लीटर का ले सकते हैं? नहीं, उसने बोला है सबसे बड़ा। क्या बोला है? सबसे बड़ा। पढ़िए इसे, हालांकि वैल्यू डिफरेंट है पर लैंग्वेज सेम है। टू 10 कंटेन, यहाँ पर कर लीजिए 21 लीटर, यहाँ कर लीजिए 35 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और उसका यूज करना है इन दोनों को मेजर करने के लिए। अब ध्यान सुनिए, आप 2 लीटर का मड्डा यूज कर नहीं सकते, आई रही? अच्छा, क्या मैं 3 का यूज कर सकता हूँ? देखिए 3 से आप 7 बार में इसे नाप देंगे पर आप इसे नहीं नाप पाएंगे। आपको ऐसा उठाना है जिससे दोनों नप जाएं। क्लियर है? 3 का भी यूज करते हैं। क्या 4 लीटर का यूज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, क्या 5 लीटर का? देखिए 5 लीटर से आप इसे नाप देंगे 7 बार में पर आप इसे नहीं नाप पाएंगे। आप 6 का भी यूज नहीं कर सकते। ध्यान देखिए, 6 की टेबल में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो 7 लीटर का, देखिए 7 लीटर के मध्य से नापेंगे तो ये 3 बार में ये नप जाएगा और 5 बार में ये नप जाएगा। तो ठीक है, कितने लीटर का मड्डा चाहिए हमें? 7 लीटर का वो सबसे बड़ा मड्डा है। 7 लीटर का वो सबसे बड़ा मड्डा है। अगर उससे नापूंगा तो इसको मैं 3 बार में, उसको मैं 5 बार में नाप दूंगा। और जो 7 है ना, असल में वो 7 पता है क्या है? वो 7 इन दोनों नंबर का HCF है। 7 जो है इन दोनों नंबर का HCF है। तो इसमें क्या निकालना था? HCF निकालना था। मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम, रेटेस्ट, लॉन्डेड, इन सब से अंदाजा लग जाता है कि क्या निकालना है? HCF। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें 504 और 735 का क्या निकालना है? HCF। चलिए निकालते हैं। ये रहा 504 और ये रहा 735। 2 से जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1 2 6, फिर 2 से जाएगा 6 3, फिर 3 से जाएगा 2 1, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। तो 504 कितना आ गया? 2 आ रहा है 3 बार और 3 आ गया 2 बार और 7 आ गया 1 बार। इसे करिए, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कीजिए। 7 और 3 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा। तो 3 से रखिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्लियर है? 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी नहीं होगा। तो 5 से कीजिए, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 7 से जाएगा, 7 7 जा 7 1 जा। तो 735 का क्या आ गया आपके पास? 3 8 बार, 5 8 बार और 7 2 बार। आपको डालना है HCF, जो जो कॉमन आ रहा है लिख दीजिए। 2 तो इसमें है नहीं, एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 7 कॉमन आ रहा है। आंसर आ गया 21 लीटर। तो 21 लीटर का मड्डा यूज करेंगे तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों को नाप देंगे। ठीक है, 21 लीटर का वो सबसे बड़ा मड्डा है। क्लियर है? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है? रोहित एंड सरिता ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। रोहित टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट one round while Sarita complete the round in 20 minutes. If both starts at the same point at same time and go in the same direction, after how much time will they meet at starting point? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्या रहा है कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे चक्कर डालना है। तो ये रहा, मान लीजिए रोहित है और ये सरिता है। ठीक है, इनको चक्कर मारना है, चक्कर मारते वही मिलना है। क्या है? रोहित एक चक्कर मारने में मात्र कितने लेता है? 12 मिनट। और सरिता कितने लेती है? 20 मिनट। सरिता लेती है 20 मिनट। अब आपको बताना है कि ये दोनों फिर से कब मिलेंगे। ध्यान समझना, पहले लॉजिकल समझो। पहला जब चक्कर लगेगा तो रोहित 12 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, सरिता टाइम लगेगा, सरिता पीछे रह जाएगी कुछ ना कुछ।
फिर ऐसे दूसरा चैप्टर 24 मिनट हो जाएंगे, दूसरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसमें कितना लग जाएगा 40। ऐसे करते 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 जब पूरे 8 राउंड, ध्यान समझिए, जब 12 मिनट बीतेंगे, जब 12 मिनट बीतेंगे तो रोहित तो भाई यहाँ दोबारा पहुंच गया होगा, पर सरिता यहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि उसे तो 20 मिनट लगते हैं ना पहुंचने में, वो यहीं रही होगी। फिर जब अगला चैप्टर होगा तो 24वें मिनट पे ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो सरिता और पीछे रह रही होगी। फिर ऐसे पीछे पीछे रहते रहते एक टाइम ऐसा आएगा कि रोहित और सरिता के बीच में पूरे 8 राउंड का डिफरेंस आ जाएगा, पूरे 8 राउंड का डिफरेंस आ जाएगा। वो जब 8 राउंड का डिफरेंस आएगा तब वो दोनों यहाँ पर फिर से मिलेंगे, फिर से तो मिलेंगे, और वो फ्री मिलना स्टार्टिंग वाला मिलना नहीं है। अब रोहित सरिता से पूरा 8 राउंड आगे है, इसलिए दोबारा मिल रहे हैं। ऐसा नहीं स्पीड तेज हो रही है सरिता की, नहीं, वो दोबारा मिलेंगे एक स्टार्टिंग में, पर वो इतना लेट हो चुकी है कि पूरा 8 राउंड डिले चल रही है। अब ऐसे केस में तुम्हें निकालना है इन दोनों का क्या? एलसीएम। वो दोनों कब दोबारा मिलेंगे, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम के लिए सिंपल 12 उठाइए, ये रहा 20, 6। एलसीएम तो हम साथ में डाल सकते हैं, एलसीएम को सिंपल कर देते हैं, और ये रहा 12, ये रहा 20, 6, 10, 3, 5, 3, 8, 5, 8, 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद ये दोनों फिर से यहाँ मिलेंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively if they all change simultaneously at 8 hours। 8 hours का मतलब यहाँ पर 8 hour, 8 घंटे नहीं है, 8 hours का मतलब है टाइम, टाइम हो रहा है, 8 hours ऐसे लिखा जाता है, ये 8 hours है, 8 बज रहे। अभी 8 बजे बदली लाइट, अब बताइए दोबारा कब बदलेगी, दोबारा कब बदलेगी? 3 डिजिट है, तीनों रिजल्ट डालना है एलसीएम। चलिए 48, अच्छा एलसीएम डालना तो एक साथ ही डाल देता हूँ, फिर से ही जल्दी हो जाएगा। भाई आ जाओ, चलिए चलिए 48, 72 और 108, 24, 36, 54, 12, 18, 27, 6, 9, 27, 2, 3, 9, 27, 3, 8, 3, 9, 8, 8, 3, और फिर एक और 3 आएगा और 1 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, 2, 4, 8, 16, 48, 48 इंटू में 9 कर दीजिए, 9 × 72, 7 यहाँ पर 9 × 36, 4 43, 432। एलसीएम कितना आ गया 432 सेकंड, 432 सेकंड, सेकंड में हाँ कितना आ गया 432 सेकंड। 432 सेकंड बाद फिर से चलेगी लाइट। अभी 432 सेकंड को मिनट में बदलिए, कितना हो जाएगा? आजा 432 60 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है? तो 60, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42, 6 7 42, 420, कितना बच जाएगा यहाँ पर 12, कितना बच जाएगा 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड। कितना आया 7 मिनट 12 सेकंड। तो यानी दोबारा कब जलेगी लाइट एक साथ? जो टाइम बताना चाह रहे तो देखो 8 आवर्स, 8 आवर्स में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो तो क्या आ जाएगा टाइम? टाइम कितना आ जाएगा? टाइम सिंपल ऐसे आ जाएगा 8, 7 और 12 सेकंड, 8 मिनट 8 आवर्स 7 मिनट 12 सेकंड, 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पे लाइट फिर से जलेगी। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे पिछले 10 साल 12 साल 15 साल के जितने भी PYQs, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं उसे करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।